नमस्ते बच्चों। तो वेलकम बैक टू मिशन केमिस्ट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी क्लास में थोड़ा सा आगे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं पहले 4 चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक और आप भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम 9th क्लास की सीरीज का 5th चैप्टर शुरू करेंगे और इसको मैं बोलती हूँ हमारी साइंस बुक का सेक्शन 2 जो आता है बायोलॉजी में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिविंग सिस्टम के बारे में एंड द चैप्टर 5th इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 5th और 6th चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम शुरू से पढ़ेंगे सेल के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक जो बॉडी है या फिर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है। तो सबसे छोटी इकाई जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है सेल। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। देन ऑर्गन्स मिलके क्या बनाती हैं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन द बॉडी जिनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है एंड एनिमल भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, जिसको चैप्टर में क्या नाम दिया गया है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की खोज कहां से हुई, किसने की? शुरू करते हैं एक स्टोरी से। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। वो क्या कर रहे थे? अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने एक पेड़ की बार्क को लिया। पहले इतनी एडवांस्ड स्टडी तो हुई नहीं थी और इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। तो अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जितना वो चल रहा था उन्होंने उस बार्क को देखा। जब उन्होंने बार्क को देखा तो क्या था? उन्होंने देखा कि ये जो बार्क की स्ट्रक्चर है ना, वो एक छोटे छोटे ऐसे पीसीज में दिखी उनको। किसको? रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने इन स्मॉल बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल का। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉक्स। अब ये वाली स्टडी जो थी तब उस टाइम पे बहुत बड़ी नहीं लगी हो, बहुत ही छोटी स्टडी लगी हो और बहुत ही नॉर्मल, बट इस स्टडी ने साइंस फील्ड में तब बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत ही धमाका किया, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने सेल की स्ट्रक्चर को भी ढूंढा और देखा कि कि ये एक बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? सेल दे दिया। इसके बाद क्या आए? एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि हर एक बॉक्स के अंदर एक कोई पॉइंटेड चीज है, मतलब एक बिंदु टाइप उनको दिखा। तो उन्होंने उस बिंदु को क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस का। लग रही है ना थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री की तरह। जैसे केमिस्ट्री में एक एटम था, एटम में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, फिर वो अराउंड ऑर्बिट्स थे। तो ऐसे ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल में भी क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर क्या आए? थर्ड साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या बोला कि जो सेल है और जो न्यूक्लियस है, सेल में बेसिकली क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इन साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। तीसरे साइंटिस्ट कौन से आए? पुरकिंजे, जिन्होंने किसकी खोज की? प्रोटोप्लाज्म की। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ ताकि आपको पूरी बुक लाइन टू लाइन ना पढ़नी पड़े। तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। एंड प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। अब ऐसे ही डिफरेंट स्टडीज हुई और सेल के बारे में और जाना गया। एंड देन फाइनली 2 साइंटिस्ट आए और 2 बायोलॉजिस्ट आए, शील्डिंग एंड शिवॉन, जिन्होंने क्या दी? एक थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ सेल। वो थ्योरी क्या कहती है? चलिए आगे जानते हैं।
अब शील्डिन एंड शिवान ने इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जो प्रीवियस स्टडीज थी और एक थ्योरी बना दी जिसमें उन्होंने बोला कि चाहे प्लांट सेल है चाहे क्या है एनिमल सेल है, उनकी जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल ही है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मल्टी सेल से बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके एग्जाम्पल है एमीबा। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा सेल से बने होते हैं या फिर मल्टी सेल से बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, हम भी आते हैं। और आपकी बुक में सारे ये जो प्लांट्स एंड एनिमल सेल है इनकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है अच्छे से। स्ट्रक्चर आप तभी समझ पाओगे अगर आपको सेल के अलग अलग पार्ट के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में पता होगा। तो जैसे जैसे हम पार्ट्स पढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और अब अगर मैं बात करूं कि क्या एक एनिमल एंड प्लांट सेल जो है वो क्या सेम होते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो सेल हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स होते हैं कि एनिमल सेल में किस चीज की नीड है, प्लांट सेल में किस चीज की नीड है। बट जो बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल के वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब हम धीरे धीरे जानेंगे कि कोई भी सेल है उसकी स्ट्रक्चर कहां से शुरू होती है। तो जो सेल स्ट्रक्चर है इसको हम क्या लेके चलेंगे? एक सिटी लेके चलेंगे, या फिर ऐसे समझ लो कि एक घर है, या फिर एक स्कूल लगा लो। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स का काम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ऐसे ही सेल में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन हर एक पार्ट का, हर एक स्ट्रक्चर का काम अलग है, उसकी स्ट्रक्चर अलग है। तो अब जानते हैं सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, कहां से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो सेल का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल का जो सबसे बाहरी पार्ट है, मैं यहां पे एनिमल सेल ड्रॉ कर रही हूं। आपकी बुक में भी कुछ ऐसा एनिमल सेल बना हुआ है, तो मैं एनिमल सेल ड्रॉ कर रही हूं। धीरे धीरे देखेंगे प्लांट सेल में क्या क्या होता है और एनिमल सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो सेल की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक के घरों की जो दीवारें होती हैं, तो वो क्या होती हैं? ईंटों से बनी होती है। और हम ईंटों को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ऐसे ही सेल की जो ईंटों से जो बाहरला स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल का फर्स्ट पार्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल की आउटर कवरेज है। इसमें एक टर्म आएगी, वो है परमिएबिलिटी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि ये बहुत ही मतलब घर की दीवारों की तरह है, बट घर की दीवारें तो बहुत हार्ड होती हैं, जब तक हम ना चाहें तो उसमें कोई एंटर नहीं कर सकता और एक दरवाजा होता है। सिमिलरली सेल में भी जो आउटर वॉल होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक आयंस को या फिर कुछ स्पेसिफिक चीजों को अपने अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? परमिएबिलिटी। क्या बोला जाता है? सबसे पहला पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ द वॉल या किसी भी चीज की प्रॉपर्टी जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को आने दे अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये होती है सेमी परमेबल।
जैसे कि अपने नाम से ही रिप्रेजेंट कर रही है, सेमी का मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देना, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देना। अब अंदर तभी आने देगी अगर ये फ्लेक्सिबल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज सेमी परमिएबल, मतलब कुछ आयंस को, जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर आने दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने दिया, तो और कुछ गैसें जैसे कि हम क्या कर ले, जैसे कि हम कभी अमोनिया स्नीज कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो हमें इरिटेशन होने लग जाती है। दैट मीन्स क्या है कि हम उस चीज को हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, हमारे सेल्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो होती हैं परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या हुआ, जो सारी चीजों को अंदर आने दे, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या फिर हम बोलें कि सारी चीजों को अंदर आने दे, और ये कुछ कुछ चीजों को अंदर आने दे, कुछ को नहीं। एंड तीसरी होती है इम्परमिएबल, जो अपने अंदर किसी को भी नहीं आने देती। तो ये प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टीका होता है कि सेल में अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन या आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये हम देखते हैं हमारे अगले पार्ट में, जहां पे हम देखेंगे कि अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो क्या सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अंदर मूव होता है एंड क्या बाहर मूव होता है। तो ये देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम बात करते हैं परमेबिलिटी की, और परमेबिलिटी को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू। अब परमेबिलिटी मैंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सेमी परमेबल इन नेचर, मतलब कुछ पार्ट्स को आने देती है, कुछ पार्ट्स को नहीं आने देती। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, हमने एक एग लिया, एग को 3 तरह के सॉल्यूशन में रख दिया। पहला सॉल्यूशन था सिंपल वाटर, दूसरा सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब क्या है, सेल में भी जैसे हम बोले अपनी बॉडी में भी, तो सेल में भी कुछ सॉल्ट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है। जैसे हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या था कि जो गैसेस हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती हैं। तो ऐसे ही सेल में क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है, राइट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली कि एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट में रख दिया और एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया। तो जब मैंने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्ट को में एक एग को रख दिया, टेक एग एज अ सेल, एग भी एक सेल होता है, राइट। तो उसकी जो, अगर हम उसका ऊपर वाला हार्ड पार्ट हटा दें तो उसकी जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हमने हाई को उसमें रख दिया तो वहां से उसमें क्या है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, बाहर कम है क्योंकि सॉल्टेड है। अगर मैं पहले सॉल्टेड की बात करूं तो सॉल्ट वाले में, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाले में पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बाहर क्या है, सेल की कॉन्सेंट्रेशन, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो पानी अंदर से बाहर को मूव करेगा, मतलब जिधर पानी ज्यादा है उधर से बाहर को मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब सेल से बाहर से अंदर मूव किया तो इसमें क्या हो गया, सेल श्रिंक हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो वो क्या करते हैं, सेल को श्रिंक कर देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, एंड वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है। अब अगर बाहर कंसंट्रेशन सॉल्ट की कम है, अंदर ज्यादा है, मतलब बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, आउट टू इन। तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है और मैं बोलूं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर इन एंड आउट सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है
तो ना तो पानी बाहर मूव करेगा ना ही अंदर मूव करेगा और सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो सेल में वाटर का लेन देन या फिर वाटर का आदान प्रदान जिस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती थी, यहाँ पे पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। जाता किसके थ्रू है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है तो, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमिएबल। ये हर चीज को अपने अंदर जाने नहीं देती क्योंकि इसने सेल को प्रोटेक्ट भी करना है। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कुछ एक्टिविटी से कि अगर एग को सॉल्टेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो श्रिंक क्यों होता है, अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं तो स्वेल क्यों होता है, और ये चीजें रिप्रेजेंट करती हैं ओरिजिनलिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर को, राइट। तो ये था फर्स्ट पार्ट और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। एंड अगर ट्रिकी क्वेश्चन डालना हो एग्जामिनर ने तो वो क्या डालेगा कि अगर सेल को सॉल्टेड सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो श्रिंक क्यों कर जाता है और व्हाट इज द इफेक्ट। तो इस तरीके से हम साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं। सेम चीजें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जस्ट पॉइंट वाइज उनको लर्न करना है, उनको सीखना है। दिस इज द मोटिव। तो आगे चलते हैं सेल की दूसरी स्ट्रक्चर जो क्या है? न्यूक्लियस। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट या फिर सेकंड स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियस। वो जो पहले सेल बना था वो था प्लांट सेल, अब मैं बना रही हूं अब मैंने बनाया है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में ये पहली मेम्ब्रेन क्या थी, जब पहला पार्ट क्या था? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर पार्ट, बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, एक रिजिड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड उसकी, जैसे कि हम बोले कि घर की आउटर कवरेज होती है वो रिजिड होती है, प्रोटेक्ट करती है घर को, वैसे ही प्लांट्स में वो सेल वॉल इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये होती है सिर्फ प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसको क्या बोला जाता है? सेल का ब्रेन। इसको ऐसे याद रखेंगे तो ये चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ये है सेकंड पार्ट जो है ब्रेन। तो ब्रेन का क्या काम होता है? सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एंड न्यूक्लियस एंड सेल जो है वही काम करेगा जो न्यूक्लियस बोलेगा, या फिर हम बोले कि न्यूक्लियस को पता होता है कि सेल को अब क्या करना है, क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। बट ऐसा क्यों होता है? न्यूक्लियस में ऐसा क्या होता है? तो न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए। डिऑक्सी क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होती है? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए न्यूक्लियस के किस पार्ट में होते हैं? तो न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको क्या बोला जाता है? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपने अंदर क्या कैरी करते हैं? डीएनए। और डीएनए में क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इंफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी सेल है या फिर कोई भी बॉडी है वो कैसे दिखती है। जैसे कि हम मान लें कि बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कुछ कुछ फीचर्स, जैसे किसी का नाक, किसी की आंखें, किसी के हाथ अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो जो भी फीचर्स हैं बच्चों में
या फिर पेरेंट्स से कौन सी चीजें बच्चों में गई हैं, कौन सी हैबिट्स बच्चों में गई हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स, कैसे कोई बॉडी का अंग पेरेंट्स में गया है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, एनिमल कैसे दिखते हैं, ह्यूमन कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ये डीएनए। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। जब तो सेल डिवाइड नहीं होता, डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीजन क्या होती है। सेल डिवीजन बेसिकली होती है कि जब कोई सेल डिवाइड करता है नए सेल बनाने के लिए। जब तो सेल डिवाइड नहीं होता तब तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लूज पड़े रहते हैं, ऐसे कि इंडिविजुअली थ्रेड की तरह पड़े रहते हैं। तब इनको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड्स। बट जब सेल को डिवाइड होना होता है, मतलब सेल को अपना काम करना होता है, उसने नए सेल बनाने होते हैं, तब ये सारे क्रोमेटिन्स जो हैं, क्रोमेटिड्स जो हैं, ये क्या करते हैं? एक नेटवर्क की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे? लाइक दिस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स। समझ में आया? तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू। डीएनए किस में होते हैं? क्रोमोसोम्स में होते हैं। ये मैं टर्म्स क्यों बता रही हूं, ये हमारी आगे जाके काम आएंगी जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये था सेकंड पार्ट, न्यूक्लियस। अब पढ़ते हैं सेल के अगले पार्ट्स। तो पहले एक मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला था कि जब डिवीजन नहीं होती तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लूज पड़े होते हैं। तो इन लूज क्रोमोसोम्स को मैंने क्रोमेटिड्स बोला था, बट इसको करेक्ट करना है। दीज आर नॉट क्रोमेटिड्स, दीज आर क्रोमेटिन्स। इसको करेक्ट करना है, ठीक। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मेरे से गलती हुई है इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको करेक्ट करना है। अब मैंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के पास सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब कि न्यूक्लियस सारी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है, तो उसका सेल में डिफाइन होना बहुत जरूरी है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। लाइक दिस, कि न्यूक्लियस के बाहर कि अगर हम सेल देखें तो हमें अलग से ही न्यूक्लियस दिख रहा है, क्योंकि ये पहचान में आना चाहिए। इसके पास, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसका नाम पता, उसका जो नाम है और पहचान है वो डिफाइंड होनी चाहिए। बट कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें ये न्यूक्लियस कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होता। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होता, मतलब उसकी न्यूक्लियस के सराउंडेड जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती। जो न्यूक्लियस का मटेरियल है लाइक डीएनए, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस डीएनए ही होते हैं, तो वो ऐसे ही सेल में पड़े रहते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं होती, या फिर हम बोले कि न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? जस्ट लाइक मैं ये बोलूं कि यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस को एक अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बट यहाँ पे न्यूक्लियस जस्ट कैसे पड़ा है? लाइक दिस। इसको किसी चीज ने सराउंड नहीं किया हुआ, सिर्फ इसके जो डीएनए हैं दोज आर इंपॉर्टेंट, तो वो ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अमीबा। तो ऐसे जो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और उनमें सिर्फ डीएनए होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स। एंड ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो समझ में आया प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। और जिनमें ये न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल्स उतने ज्यादा होंगे, उसके ऊपर जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियस की सारी चीजें डिफाइन होना बहुत जरूरी है। इसलिए
जैसे कि एनिमल सेल्स हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, डिफाइंड होता है, उनको बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल्स या फिर यूकेरियोट्स। ठीक, तो ये अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, बट इसको रटना नहीं है, हम पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप इनको लर्न करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो बात करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस नहीं होता, इनका साइज क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर यानी कि 1 माइक्रोन के बराबर है, और इनका साइज बड़ा होता है, दैट इज 5 to 6 माइक्रोन। देन आती है सेल ऑर्गेनेलिज। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज हम आगे पढ़ेंगे क्या होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो डीएनए होता है वो फ्री होता है। क्यों फ्री होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंड यूकेरियोट्स की एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये था प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स का डिफरेंस। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है एंड इसको लर्न करना है। लर्न रट्टा नहीं मारना है, इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जानना है। अब बढ़ते हैं हमारे सेल स्ट्रक्चर की तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, जिसमें क्या है सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब क्या है? अब न्यूक्लियस तो हो गया, न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन तो है, बट अब क्या न्यूक्लियस अकेला पूरे सेल को संभाल सकता है? अगर हम बात करें कि एक सिटी है, सिटी का एक मेयर है या फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव में तो चलो सरपंच जी होते हैं, शहरों में होते हैं म्युनिसिपल होती है या एक मेयर होता है, तो वो क्या सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, उसको भी अपना पूरा सिस्टम बनाना होता है, उसके भी अंडर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, या फिर अपने स्कूल में भी प्रिंसिपल तो कुछ अकेला नहीं कर सकता, तो उसको भी अलग अलग लोगों की जरूरत होती है, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ऐसे ही सेल में भी अलग अलग क्या होते हैं? बॉडीज होती हैं जो कि डिफरेंट काम करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, तो इन बॉडीज को आगे समझते हैं कि क्या होती हैं ये बॉडीज और क्या क्या इनके नाम हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बोलूं कि शहर में अगर लाइट ही चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो क्या कोई सिस्टम काम करेगा? कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसी तरह सेल में भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता तो सेल काम नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सेल का पावर हाउस। ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आगे जाके भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा बार बार। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसीलिए एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, दैट इज एटीपी। एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी की करेंसी बोला जाता है। जैसे कि हम बोलें कि पैसे बनते हैं, बट कौन से फॉर्म में बनते हैं? 10 का नोट, 20 का नोट, 30 का नोट, ऐसे इकोनॉमी चलती है। सिमिलरली सेल की इकोनॉमी चलती है एटीपी से, जिसको बोला जाता है सेल की करेंसी। जो ये और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका अपना डीएनए होता है और ये अपने प्रोटीन्स बनाता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी को स्टोर करता है एंड सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बीन शेप होता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि क्या होती है? फ्लैटेंड होती है। एंड इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है फोल्डेड।
आपकी बुक में जो है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट्स बना के अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखो, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। अगर आपको एमसीक्यू आएंगे या फिर वन वर्ड क्वेश्चन या एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो क्या आ सकते हैं, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अगर बहुत ही टफ पूछना हुआ तो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो अपना प्रोटीन खुद बनाती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इनको इसी फॉर्म में याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो सेल ऑर्गेनेली है। अब इसने एनर्जी तो बना दी, अब एनर्जी को सेल के अलग अलग पार्ट्स में या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग उसमें एरियाज में भेजना भी तो है, ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। तो नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनेली है वो क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का, उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, तो अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर या फोर्थ ऑर्गेनेली, जिसको है क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोटीन तो बन गया, अब क्या है, प्रोटीन सॉरी एनर्जी तो आ गई, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर क्या है, रॉड लाइक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैंने दो तरह की बनाई है, एक ट्यूब्यूल्स के ऊपर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है और दूसरी क्या है, स्मूथ है। तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो रेटिकुलम के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। एंड जो स्मूथ होती हैं उनको बोला जाता है, जिनके ऊपर ये राइबोसोम्स नहीं होते उनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंड स्मूथ में डिफरेंस क्या है, इनका काम क्या है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं लिपिड एंड फैट्स की सिंथेसिस, फिर इनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रोड्स ही नहीं है तो सिटी में इधर उधर जाना कहां से होगा, तो आप याद कैसे करेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल में चीजों का लेन देन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन दो टाइप में आ सकता है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करना आ सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये पक्का ही पेपर में आता है, तो इनके पॉइंट याद रखने हैं। स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं, रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, लिपिड एंड फैट सिंथेसिस। एंड तीसरा पॉइंट, इनकी अगर स्ट्रक्चर बना दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मींस अगर आप प्रोफेसर को स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन कर दोगे तो उसको पता होगा कि बच्चे को सब आता है। तो अब क्या हुआ, फैक्ट्री में चीजें तो सिंथेसाइज होने लग गई, अब क्या है, फैक्ट्री से चीजों को लेके भी तो कोई जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया, एनर्जी भी आ गई, चीजों को इधर उधर भी भेज रहा है, रोड्स तो बन गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो जनरेट हो गया, बट ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, वो करती है अमेज़न। अमेज़न का क्या काम है, फैक्ट्री से चीजें उठाती है, लोगों के घरों तक पहुंचाती है। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी अमेज़न होता है। अमेज़न का काम कौन करता है, जो हमारी पांचवी ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी बॉडीज। अब पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज के बारे में। तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम होता है, गोल्जी बॉडीज का काम होता है सेल से कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, उसको पैक करना, पैक करके जहां पे जरूरत है वहां पहुंचाना। जो गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर है वो होती है जस्ट लाइक पैनकेक्स।
ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर एक स्टैक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज का नाम क्यों पड़ा, इसको बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटस भी लिखा हुआ है आपकी बुक में। इसका नाम पड़ा एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी से। कैमिलो गोल्जी ने इसकी स्टडी की थी, इसलिए उसका नाम उस साइंटिस्ट के नाम से पड़ा है। तो ये था गोल्जी बॉडीज। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, या फिर मैं ऑर्गेनली बोलूं सेल की, उसको क्या वो है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनली नाम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के ऊपर चाहे पुराने पेपर उठा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। अब क्या हुआ, फैक्ट्री में सामान भी बन गया, फैक्ट्री का सामान इधर उधर भी दे दिया। अब ये सब होने के बाद फैक्ट्री में वेस्ट तो होगा, गार्बेज तो होगा। तो लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, उस गार्बेज को, सेल की जो वेस्ट है उसको एनगल्फ कर लेना, वो खुद ही खा जाता है। अगर सेल में कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, या फिर सेल में अंदर से भी कोई क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो वो उस पोर्शन को खा लेगा। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं सेल में, ये ऐसे सैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल में। अब इसको मैंने क्या बोला कि इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। क्यों बोला जाता है लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स, क्योंकि जब लाइसोसोम को पता चल जाए कि सेल डैमेज हो रहा है, कि अगर सेल डैमेज हो रहा है तो बॉडी में क्या करेगा, ये खराबी करेगा और बॉडी को स्पॉइल करेगा अंदर, तो ये अपने ही सेल को खा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। और वैसे ये क्या करता है, बॉडी में क्लीनिंग का काम कर रहा है, सेल में क्लीनिंग का काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे, क्लीनर बोल सकते हैं। अगर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में या फिर याद करने के तरीके में रखें तो ये सेल का आखिरी पार्ट है, जो क्या है, सेल को क्या करता है, साफ करता है। सारी चीजें होने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद वो क्या है, लाइसोसोम्स। एंड व्हाई दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाए ये अपने ही सेल को खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये पेपर में तो पक्का ही आता है। अब क्या है, सेल की स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने। सेल की स्ट्रक्चर में क्या आया, सबसे पहले तो सेल की डेफिनेशन आई, सेल होता क्या है, इससे इतना तो पता चल गया कि फंडामेंटल यूनिट तो सेल ही है। फिर सेल अकेले काम नहीं करता, सेल की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी हमने, कौन से सेल होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं। शुरू करेंगे किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है गोल्जी बॉडीज, एंड आते हैं लाइसोसोम्स। अब अगर सेल तो क्या है, लिविंग है, तो सेल तो क्या करता है, ग्रो करता है, बूढ़ा भी होगा, बूढ़ा होके मरेगा भी। अब उन सेल को डिवाइड भी तो वो सेल नए भी तो आते होंगे ना बॉडी में। अगर सेल खराब हो रहे हैं तो सेल नए भी बन रहे हैं। तो अ प्रोसेस जिसके थ्रू सेल डिवाइड होते हैं टू मेक द न्यू सेल्स, अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होती क्या है, सेल डिवीजन एक्चुअली बॉडी में 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मिटोसिस एंड दूसरी होती है मियोसिस। मिटोसिस और मियोसिस दोनों ही बॉडी में होती हैं, बट डिफरेंट वे में। तो सबसे पहले समझते हैं मिटोसिस क्या होता है, देन समझते हैं मियोसिस क्या होता है। मिटोसिस क्या है, इसमें सेल डिवाइड होता है इनटू एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल। जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं, मेन सेल को, ये है हमारा मदर सेल। इसमें क्या है, ये जो मैंने बनाए हैं अलग कलर के, ये है क्रोमोसोम्स। जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 2 सेल में डिवाइड होगा और दोनों में सेम क्रोमोसोम्स आएंगे। मतलब इसमें 2 ऑरेंज और 2 पर्पल हैं, और नीचे वाले में भी 2 ऑरेंज और 2 पर्पल हैं। तो मिटोसिस में क्या है, एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड होता है। एंड जब क्रोमोसोम सेम है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो डीएनए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड
इसको याद कैसे करना है कि ये बिल्कुल ही जीरोक्स कॉपी होते हैं, मतलब जब डीएनए सेम है तो सब कुछ सेम ही रहेगा। अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है, डीएनए में होती है। ये होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में। जैसे अगर हम बोलें कि हमारी बॉडी में कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कहीं भी सेल टूटा है, नया बन रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं मिटोसिस के थ्रू। अब आता है मियोसिस। मियोसिस क्या है, मियोसिस में एक सेल है वो फर्दर 4 सेल्स में डिवाइड होगा। कैसे, जैसे ये एक मदर सेल है, इसमें सेम जैसे मिटोसिस में था 4 क्रोमोसोम्स है, बट अगर आप डॉटर सेल्स में देखोगे ये होते हैं डॉटर 1 न्यूक्लियर, ये होते हैं डॉटर 2 न्यूक्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला पार्ट चेंज हो गया। सिमिलरली इसका ऊपर वाला एंड इसका नीचे वाला पार्ट चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स क्या कर जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम क्रॉसओवर। ये पूरा आप आगे 10th क्लास में जाके मिटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्दर ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये फर्दर 2-2 में डिवाइड होते हैं, जहां पे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, लूज फॉर्म में हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जब सेल को डिवाइड होना होता है तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। अब ये नए बन चुके हैं तो क्रोमोसोम क्या हो गए, टूट के इंडिविजुअल बन गए। बट अगर आप देखो कि क्रोमोसोम्स में क्या है, डिफरेंट करेक्टर्स हैं, मीन्स इसमें इसका करेक्टर है, इसमें इसका करेक्टर है। क्यों, ड्यू टू क्रोमोसोम क्रॉसओवर। तो अब जब दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गए तो मिक्स होने की वजह से उनका डीएनए भी मिक्स हो गया, डीएनए भी डिफरेंट हो गया। तो ये है मियोसिस, जिसमें क्या है, एक सेल फर्दर 4 सेल्स में डिवाइड होता है एंड उनका डीएनए भी क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ये अल्टीमेटली डीएनए चारों में अलग अलग होगा। ये बेसिकली होता किस में है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रोडक्टरी सेल की बात करते हैं, जैसे कि स्पर्म्स एंड एग्स। इसीलिए जब देखा जाता है कि बच्चों में जो जो फीचर्स होते हैं वो कभी कभार पेरेंट्स वाले हो जाते हैं। इसी क्यों होता है, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि हर कोई इंडिविजुअल अलग होता है, हर किसी की शक्ल अलग होती है। इसीलिए होता है क्योंकि रिप्रोडक्टरी सेल्स में क्रोमोसोम्स का क्रॉसओवर हो जाता है। तो ये था मियोसिस एंड मिटोसिस। तो इसमें अभी आपके बेसिस, आपके लेवल पे क्वेश्चन यही बन सकता है कि सेल डिवीजन क्या होती है, मिटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है। याद रहे, जब भी मिटोसिस और मियोसिस की बात करोगे तो इनके डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आप डायग्राम रिप्रेजेंट कराओगे तो साथ में लेबलिंग करके, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे पॉइंट्स में लिखना है। दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर। जरूरी नहीं है कि आंसर्स को हम पूरे पैरा में लिखें, टीचर को समझना है, उसको अच्छा लगता है कि मेन पॉइंट्स, साइंस में मेन पॉइंट्स काम आते हैं, स्टोरीज काम नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। हमने क्या क्या पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर पढ़ी, फिर सेल डिवीजन पढ़ी। अब इसमें आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करो, ताकि वो भी केमिस्ट्री या फिर मैं बोलूं साइंस अच्छे से पढ़ सके, उनका भी साइंस का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6, दैट इज टिश्यू। सेल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम है टिश्यू। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।